हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इकोनॉमिक्स की ग्रोथ हुई और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बन गया। आज हम इसी वीडियो में उसके आगे की कहानी को देखेंगे और जानेंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि गुड्स क्या होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड्स वो होते हैं जो लोगों की नीड्स यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आजकल मार्केट में गुड्स को प्रोडक्ट, कॉमोडिटीज़ या थिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। बट ऐसे अब किसी भी चीज़ को गुड तो नहीं कह सकते। तो इसके लिए गुड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं होती हैं। जैसे इनकी कोई ना कोई फिजिकल डायमेंशन होती है, यानी इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ ना कुछ तो होता है। ये टेंजिबल यानी ठोस यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। गुड्स अपने ओनर से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इन गुड्स को लोगों के द्वारा ओन किया जाता है, यानी हम किसी गुड को खरीद भी सकते हैं और उस गुड को बेच भी सकते हैं। गुड्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी ये एक इंसान से दूसरे इंसान को दिया जा सकता है। गुड्स की कुछ एक्सचेंज वैल्यू होती है। सपोज मैंने कोई किसी सामान को खरीदा, अब मैं अगर उस सामान को किसी को बेचता हूँ तो उसके बेसिस पे मैं पैसा ले सकता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड्स की एक एक्सचेंज वैल्यू होती है मनी के तौर पे। तो गुड्स कई तरीके के होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्री और इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं। तो अब फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके लिए हम कोई खर्चा नहीं करते और ये नेचुरल होते हैं और ये भारी मात्रा में अवेलेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर। अब एयर के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। पहले क्या होता था कि पहले हम पानी यानी वाटर को भी हम गुड मानते थे, लेकिन आज की डेट में मार्केट में पानी की बॉटल्स आ गई हैं, इस वजह से अब ये फ्री गुड नहीं रह गया। एक नोबेल लॉरिएट मिल्टन फ्रीडमैन बोलते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। उनका मानना है कि जो भी चीज़ हमें फ्री दिख रही है उसकी कीमत कहीं ना कहीं छुपी हुई है और वो सोसाइटी से किसी ना किसी तरीके से ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमको सरकार फ्री में राशन दे रही है, बट हमसे टैक्स भी तो ले रही है, किसी ना किसी तरीके से ले रही है। कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पे ले रही है और कभी वाटर टैक्स के तौर पे ले रही है। अगर एक बंदा किसी पब्लिक गुड को फ्री में ले रहा है तो उसके पीछे उसने कहीं ना कहीं उसका पेमेंट किया होगा। इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। इसी जगह पर इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी कमी तो होती है और जिनको पाने के लिए लोगों को पे भी करना पड़ता है। जो हमको मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिक गुड के तौर पे आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपको एक कार खरीदनी है, तो आप उस कार को खरीदने के लिए डायरेक्टली होंडा के शोरूम में जाएंगे और उस कार को खरीद लेंगे। तो वो हमारा एक कंज्यूमर गुड हुआ, क्योंकि हमने डायरेक्टली शोरूम में जाके उस चीज़ को खरीद लिया। अब जब वो कार इंडस्ट्री में बनी तो उसमें कुछ ना कुछ मशीन्स का यूज़ हुआ जिसकी मदद से उस कार को बनाया गया। तो वो मशीन्स हमारी कैपिटल गुड्स हुई। और कभी कभी इन्हीं कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स भी कह देते हैं, क्योंकि उन मशीन्स की वजह से ही उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। अब चूंकि हम अगर एक कार खरीदनी है तो हम उस कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी उसकी इंडस्ट्री को तो डायरेक्टली खरीद नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर गुड को कस्टमर ओन कर सकता है, बट एक कैपिटल गुड को एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास कस्टमर कभी भी ओन नहीं कर सकता। के अलावा पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स भी होते हैं। अब जिन गुड्स को हम ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं उन्हें हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया और बहुत कुछ। और उसी जगह पर कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम बहुत कम टाइम के लिए यूज़ कर पाते हैं, उनको हम पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया, एटसेट्रा। तो अब हम देखते हैं कि सर्विसेज क्या होती हैं। अब किसी भी चीज़ का सर्विस होने का कुछ ना कुछ कंडीशन होता है और वो कंडीशन कुछ इस प्रकार है। जैसे सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं, यानी ये ठोस नहीं होती, क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ना ही हम इनको टच कर सकते हैं और ना ही हम इनको फील कर सकते हैं, बट उनका कुछ ना कुछ गुड से रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गाने को रिकॉर्ड किया। जब आपने उस गाने को रिकॉर्ड किया वो म्यूजिक था, वो एक वॉइस था, तब वो कैसा था? इनटेंजिबल। ना ही आप उसको फील कर सकते थे और ना ही आप उसको टच कर सकते थे। बट अगर आपने उस गाने को रिकॉर्ड करके किसी सीडी या पेन ड्राइव में सेव कर दिया और फिर उसको मार्केट में बेचा, तब वो इनटेंजिबल नहीं रह गया, तब वो एक गुड बन गया। गुड यानी एक माल या एक वस्तु बन गया और उसके लिए जो कस्टमर है वो उसका पेमेंट करेगा उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। दूसरी चीज़ है कि सर्विसेज को हेटेरोजीनियस भी बोला जाता है, क्योंकि कोई भी सर्विस उस जगह के कल्चर से कुछ हद तक जुड़ा होता है और सेम सर्विस कस्टमर को अलग अलग एक्सपीरियंस भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूज़िक। अगर सेम म्यूज़िक किसी इंसान को रोमांटिक लग सकता है और वही सेम म्यूज़िक किसी इंसान को बोरिंग भी लग सकता है।
और सर्विस से जो होती है वो मेकर से जुड़ी हुई होती है। कभी कभी उनके जुड़ने का कारण इमोशनल भी होता है, जैसे मजदूर और मजदूरी को अलग नहीं किया जा सकता। अब सर्विसेज को पेरिशेबल नहीं कहते। क्यों? सर्विसेज पेरिशेबल इसलिए नहीं होती। सपोज एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। यानी आप एक मूवी को देखने गए, आपने टिकट लिया, आप मूवी देख कर आ गए, उसके बाद वो टिकट आपके यूज़ का नहीं रह गया, यानी इनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती। आप उस टिकट को वापस दे के अब उससे पैसे थोड़ी ले सकते हैं, क्योंकि तब तक उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई थी। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्विसेज जो है वो पेरिशेबल नहीं होती। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूटिलिटीज़ क्या होती हैं। यूटिलिटी बेसिकली कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने की एक शक्ति को कहते हैं, और ये ज़रूरतें पूरी होती हैं गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई देके। यूटिलिटी की भी कुछ विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे यूटिलिटी साइकोलॉजिकल होते हैं, यानी ये कस्टमर के मेंटल एटीट्यूड पर निर्भर करती हैं। जैसे एक वेजिटेरियन को मीट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए जो उस मीट है उसकी यूटिलिटी ज़ीरो है। यूटिलिटी को हम यूज़फुलनेस यानी उपयोगिता की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि सिगरेट पीना तो उस इंसान की यूटिलिटी हो सकती है, बट उससे उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। लेकिन तो हम ये नहीं कह सकते कि सिगरेट उसके लिए एक उपयोगिता का रूप है। कभी कभी यूटिलिटी को प्लेजर से भी कंपेयर किया जाता है, बट यूटिलिटी और प्लेजर में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान बीमार होता है तो मेडिसिन लेने की उसकी यूटिलिटी है, बट वो मेडिसिन उसको प्लेजर नहीं दे सकती। अगली चीज़ है कि यूटिलिटी पर्सनल और रिलेटिव होती है, क्योंकि सेम गुड का एक इंसान एक से ज़्यादा चीज़ों के तौर पर भी यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, फ़िश जो है उसको नॉन वेजिटेरियन लोग खाते भी हैं, और उसी फिश का यूज़ करके लोग उसकी मेडिसिन भी बनाते हैं। अब यूटिलिटी को सब्जेक्टिव भी कहा जाता है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव टर्म है क्योंकि इसको मेज़र करने का कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं है। कहा जाता है कि यूटिलिटी का मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक कुक एक चाकू का यूज़ सब्जी काटने के लिए करता है, और उसी जगह पे एक मर्डरर, एक किलर जो है वो उसी चाकू का यूज़ किसी का मर्डर करने के लिए भी करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूटिलिटी में कोई मॉरल सिग्निफिकेंस होता है। तो अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले आते हैं फॉर्म यूटिलिटी पे। अब कस्टमर किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड फॉर्म में लेता है। रॉ मटेरियल के तौर पर कस्टमर उसको डायरेक्टली नहीं लेता। फॉर एग्जांपल, कॉटन को रॉ मटेरियल के तौर पे कस्टमर नहीं लेता। उसी जगह पर जब उस कॉटन का कोई कपड़ा बन जाता है तब उसको कस्टमर मार्केट में जाके खरीदता है। इसका मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उसकी फॉर्म यूटिलिटी ज़्यादा है, उसकी रॉ यूटिलिटी कम है। अगला आता है टाइम यूटिलिटी। अगर किसी पेशेंट को ब्लड की अर्जेंट नीड है तो वो ब्लड डोनेशन कैंप का वेट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल से ब्लड लेगा। इस केस में जो ब्लड है यहाँ पर जो पेशेंट है उसके लिए वो उसकी टाइम यूटिलिटी बन गया है। फिर इसके बाद आते हैं प्लेस यूटिलिटी पर। अगर किसी स्टूडेंट को बुक की नीड है तो उसके लिए वो बुक स्टोर में जाएगा, तो यहाँ पे उस जो बुक स्टोर है वो उसकी यूटिलिटी बन गई, यानी वो उसकी प्लेस यूटिलिटी बन गई, ना कि उस बुक का पब्लिकेशन सेंटर। इसके बाद आते हैं सर्विस यूटिलिटी पर। अब एक इंसान के लिए किसी भी चीज़ की सर्विस यूटिलिटी तभी बढ़ती है जब उसको उस चीज़ की नीड होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे पेशेंट को डॉक्टर की और स्टूडेंट को टीचर की। इसके बाद आते हैं नॉलेज यूटिलिटी पर। अब जब हमको किसी चीज़ के बारे में पता लगता है तब हम लोग उस नॉलेज यूटिलिटी तो अब हम आते हैं नॉलेज यूटिलिटी पर। जब हमको किसी चीज़ के बारे में पता लगता है तभी हम लोग उसको नॉलेज यूटिलिटी के तौर पे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉफ़ी का एडवर्टाइजमेंट से ही हमें उसकी नॉलेज यूटिलिटी का पता लगता है। तो अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि यूटिलिटी को मेज़र कैसे करते हैं। तो यूटिल की मदद से हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। एक इंसान किसी भी प्रोडक्ट को उसकी यूटिलिटी के बेसिस पर उस प्रोडक्ट के लिए पैसे को खर्च करता है। तो इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे प्राइस, मार्केट, कॉस्ट, रिवेन्यू, इनकम एटसेट्रा। तो इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस क्या होता है। अब प्राइस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को पैसे के तौर पर बताते हैं तो उसी को हम उसका प्राइस कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाता है, और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस हमें यह भी बताता है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या होता है। रोज़मर्रा की भाषा में मार्केट वो जगह है जहाँ पर प्रोडक्ट्स को लाया और बेचा जाता है।
बट अगर हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग समझें तो मार्केट वो जगह है जहां पर बायर और सेलर यानी बेचने वाला और खरीदने वाला उस प्रोडक्ट की कीमत के अनुसार गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट पे कि कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसमें कितना खर्चा हुआ, ये हमको उसकी कॉस्ट बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक जैकेट को खरीदते हैं तो हम उस जैकेट की कॉस्ट का पेमेंट करते हैं। अब जो उस जैकेट की कॉस्ट है वो उस जैकेट के कपड़े से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो जैकेट को बनाने के लिए जो टेलरिंग का यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट को भी हम इंक्लूड करते हैं, इसीलिए उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है और उसी को हम उसका फाइनल कॉस्ट कहते हैं। देन देखते हैं कि रिवेन्यू क्या होता है। जब हम किसी प्रोडक्ट के कई यूनिट्स को बेचते हैं तो उसकी जो इनकम जनरेट होती है उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने 2 किलो सेब को बेचा। अब 1 किलो सेब की कीमत है 100 रुपये, तो अगर हम 2 किलो सेब को बेचते हैं तो उसकी कीमत हो जाएगी 2 × 100 यानी 200 रुपये। तो यहाँ पर जो 200 रुपये है वो हमारा रिवेन्यू है जो प्रोडक्ट को बेचने से मिला। अब जितना ज़्यादा सेल होता है उतना ज़्यादा ही रिवेन्यू होता है। तो अब हम फाइनली जानेंगे कि इनकम क्या होता है। सपोज किसी इंसान को एक पर्टिकुलर अमाउंट एक टाइम के बाद मिलता रहे तो वो उसकी इनकम बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इनकम है वो मोनेटरी भी होती है। जैसे आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान किसी कंपनी में काम करता है और उसको हर मंथ 50,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है, तो यहाँ पर 50,000 उसकी इनकम बन जाती है। और इनकम नॉन मोनेटरी भी हो सकती है, यानी जहाँ पे कैश के बजाय कुछ और मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल, पहले के टाइम में ये होता था कि राजा अपने ऑफिसर्स को पैसे के बजाय किसी और चीज़ देते थे, जैसे सोना चांदी राशन वगैरह। तो यहाँ पर ये जो गुड्स हैं वो उनकी इनकम बन जाते थे। तो ये जो इनकम होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला आता है नॉमिनल इनकम। अब नॉमिनल इनकम वो इनकम होता है जो पैसे के तौर पर दर्शाया जाता है, उसे हम नॉमिनल इनकम कहते हैं। और दूसरा होता है रियल इनकम। जब हम पैसे को पे करके किसी गुड्स को लेते हैं तो वो हमारी रियल इनकम को दर्शाता है। और इनकी डिटेल्स को हम आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल कवर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये लेक्चर पूरा होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।